वेलकम बैक ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमने अपलोड कर चुके हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो यहाँ पे जो यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज काम में ली जाती हैं उनका रीजन क्या होता है, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो यूवी और जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो 200 से लेके 800 नैनोमीटर तक लाइज करती है। अगर अलग अलग इनको डिफाइन करूं तो यूवी की जो है वो 200 से लेके 400 नैनोमीटर तक, और जो विजिबल है, विजिबल जो रेज हैं उसकी होती है 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक। अब जो यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके अंदर जो ट्रांजिशंस हैं, अपने जितने भी सारे ट्रांजिशंस हैं वो सारे ट्रांजिशन किसके अकॉर्डिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, यानी कि इसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहती हैं। कैसे, देखिए यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जैसे मेरे पास कोई एलिमेंट है, उसमें जब उसका एनो डायग्राम क्रिएट करते हैं तो ये होमो, उसके बाद में ये ल्यूमो। ल्यूमो जो है वो वैकेंट होता है। अब जब इसको हम एनर्जी देते हैं तो एनर्जी देंगे तो जब या इस पे वेव डालेंगे, जो वेवलेंथ डालेंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो ल्यूमो की तरफ मूव करेंगे होमो से। रेंडमली कोई भी एग्जाम देख लीजिए, ये क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो इसके अंदर ये मूव करेंगे। तो जब मूव करते हैं तो एक एनर्जी स्टेट से, ये एनर्जी स्टेट होगा, चाहे ये ग्राउंड स्टेट हो सकता है, सब मान लिया ग्राउंड स्टेट है। अब ये एक्साइटेड में जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ है उसके थ्रू हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं यूवी और विजिबल के अंदर, और जो कंपाउंड्स है उनकी स्टडी की जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। अब ये तो बात हो गई एलिमेंट की। अगर मैं बात कर लूं एक कोई मॉलिक्यूल की, जैसे मेरे पास जो कोई एक कंपाउंड है, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है, यहां से देखिए ये मेरे पास कोई कार्बोनिक कंपाउंड है, तो इसमें कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे इस पे लोन पेयर है, यानी कि एन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा मैं बात कर लूं यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास में, सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए, और साथ में डबल बॉन्ड भी है यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए इसके पास में। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर तीन प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट होते हैं, नॉन बॉन्डिंग जिन्हें हम लोन पेयर्स भी कहते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए ये जो तीन इलेक्ट्रॉन जो हैं इनके अकॉर्डिंग ही हमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है वो देखने होते हैं। जैसे बात करते हैं यहां से देखिए, जैसे अब हम इनका डायग्राम कैसे बनाते हैं, जैसे हमारे पास में दो कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जब ये हाइब्रिडाइजेशन आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हमें पता है जब दो ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो एक की एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, जो जितनी डिक्रीज होगी उसकी उतनी ज्यादा होगी। जैसे ये है तो यहाँ पे ये जो बनेगा ये तो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पे जो होगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी प्रकार से तो बनाते हैं हम। और यहाँ पे ये जो होगा, जैसे सपोज ये सिग्मा है तो ये क्या होगा, सिग्मा स्टार। इसी तरह यहाँ पाई होगा तो पाई स्टार। अब ये तो बात हो गई किसकी, जैसे अगर इनकी जितनी एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी एनर्जी इंक्रीज भी तो होगी। ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए, और अब जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बचे हमारे पास में उन्हें हम यहाँ पे शो कर देते हैं, यानी कि इनकी एनर्जी ना तो डिक्रीज होती है ना ही इंक्रीज होती है। अब देखिए अब ये बात हो जाती है, जैसे यहाँ पे तीन प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स हमने शो कर दिए, तो अब एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर हम इनको फिक्स करते हैं तो देखिए यहां से
ये तो एंड, ये तो बीच में होगा हमें पता है, क्योंकि इसकी एनर्जी ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, चाहे हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हो या मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है मोटी के अकॉर्डिंग हो। उसके बाद में सबसे नीचे जो एनर्जी है, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा बॉन्ड की, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है, यहां से देखिए सिग्मा बॉन्ड जो है वो मोर स्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर देखिए जो ओवरलैपिंग होती है वो, जैसे बात करूं मैं एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैपिंग कैसी होती है, यहां से ये देखिए साइड और ओवरलैपिंग होती है। अगर मैं बात करूं पी की, तो पी ऑर्बिटल की, तो यहां से साइड ओवरलैपिंग होती है, यहां से सिग्मा, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में फ्यूज होते हैं। बात करूं अगर मैं, एक होती है कोलेटरल, जैसे उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक बार इसको अच्छे से मूव करता हूं, तो यहां से ये वाला जो थोड़ा थोड़ा पार्ट है केवल ये ही अटैच हो रहा है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यानी कि जो मोर स्टेबल होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो सिग्मा की सबसे कम। अब हमें पता है जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, तो सिग्मा, ये नॉन बॉन्डिंग हो गया, तो ये सिग्मा स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग जो सिग्मा का है। अब बचा कौन सा, पाई, और पाई स्टार तो हमें पता है सिग्मा के बाद में पाई की एनर्जी होगी, तो यहां से पाई और ये पाई स्टार। अब देखिए, अब हमें करवाने ट्रांजिशंस, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। अब ट्रांजिशंस कैसे होंगे वो देखते हैं। जैसे अब एनर्जी तो हमने देख ली कि सबसे कम एनर्जी इसकी, फिर इसकी यूं यूं इंक्रीज होती जाएगी, सबसे ज्यादा एनर्जी जो है सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की होगी। अब देखिए जो ट्रांजिशन है वो तीन इस प्रकार हो सकते हैं। जैसे अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, उस पर अगर हम 200 से 400 या 400 से 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ डालते हैं, रेज डालते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे भी मूव कर सकता है, यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे मूव कर सकता है। साथ में जो नॉन बॉन्डिंग वाला है वो यहाँ से, एक तो यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है, एक यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है। यानी कि हमारे पास 4 प्रकार के ट्रांजिशन हो सकते हैं। कौन कौन से, N2 पाई स्टार हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग हो सकता है। एक हो सकता है सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, एक हो सकता है पाई 2 पाई स्टार। ये 4 हो गए। अब इसके अंदर और भी तो हो सकते हैं, जैसे ये सिग्मा से पाई स्टार, ये वाला भी हो सकता है। एक हो सकता है पाई से सिग्मा स्टार, यानी कि एक तो हो सकता है पाई से सिग्मा स्टार, और एक हो सकता है सिग्मा से पाई स्टार। तो इस प्रकार से हमारे पास ये कुछ ट्रांजिशन निकल के आती हैं। लेकिन ये जो सारे ट्रांजिशन है हमें पता है सारे के सारे जो है वो वैलिड नहीं होते, अलाउ नहीं होते। तो इनमें से कौन से ट्रांजिशन अलाउ होंगे, कौन से नहीं होंगे, वो जानते हैं। तो उसके लिए हमें 2 सिलेक्शन रूल पढ़ने होंगे। तो चलिए, तो अपना जो पहला सिलेक्शन रूल है वो स्पिन सिलेक्शन रूल होगा। वो स्पिन सिलेक्शन रूल, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डेल एस इक्वल्स टू जीरो, यानी शुड बी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जो ओवरऑल जो स्पिन है अपना वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। यानी कि ट्रांजिशन से पहले और ट्रांजिशन के बाद स्पिन जो है वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात कर लूं, जैसे यहाँ पे मैंने ये 2 ऑर्बिटल बनाए हैं, इसमें अगर स्पिन ऐसा है तो आगे भी ऐसा होना चाहिए। यानी कि इनको देखिए डिफाइन करता हूं मैं, तो इनका जो स्पिन है वो ऐसा ही होना चाहिए ट्रांजिशन के बाद में। जैसे हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको प्लस हाफ और इसको माइनस हाफ। अगर ट्रांजिशन से पहले प्लस हाफ वैल्यू थी स्पिन की, तो ट्रांजिशन के बाद में भी प्लस हाफ होनी चाहिए। फिर कैसे होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां से देखिए प्लस हाफ माइनस जो इनिशियल है वो, तो यहां से प्लस हाफ, और यहाँ पे टोटल स्पिन क्या आ गया, जीरो। यानी कि स्पिन जो है अपना सेम रहना चाहिए, स्पिन शुड बी इक्वल टू जीरो। स्पिन अगर चेंज हुआ तो वहां से जो ट्रांजिशन है वो अलाउ नहीं होंगे। तो पहला जो अपना स्पिन सिलेक्शन रूल है वो इस प्रकार से होता है कि स्पिन जो है ट्रांजिशन से पहले और बाद में, यानी इनिशियल और फाइनल जो स्पिन की वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर होनी चाहिए।
तो अब बात करते हैं जो अपना दूसरा सिलेक्शन रूल है, सिमेट्री सिलेक्शन रूल की। सिमेट्री सिलेक्शन रूल, इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल्स है उन्हें हम जीरेड और अनजीरेड में डिवाइड करते हैं, जीरेड और अनजीरेड में। तो जीरेड कौन सा होगा और अनजीरेड कैसा होगा, सबसे पहले वो जानते हैं। तो जीरेड जो, अगर कोई किसी ऑर्बिटल के अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है तो वो जीरेड कहलाएगा, और अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन अब्सेंट है तो वो अनजीरेड होगा। अब देखिए सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, जैसे मैं एस ऑर्बिटल के अंदर बात करूं, जैसे एस ऑर्बिटल जो है ये वाला, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अगर मैं एक पॉइंट डिनोट कर लूं और वहां से बैकवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाने पे सेम जो केमिकल एनवायरनमेंट है या इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं या चार्ज बोल दीजिए, अगर वो मुझे मिलता है तो वो सेंटर ऑफ इन्वर्जन कहलाएगा। और जो सेंटर ऑफ इन्वर्जन जिस भी ऑर्बिटल के अंदर होता है उसे हम जीरेड कहते हैं। अदरवाइज जो बच गया, यानी कि जिसके अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है, उसे हम अनजीरेड कहते हैं। तो यहां से जैसे मैंने यहाँ पे अगर इसे मैंने सेंटर ऑफ इन्वर्जन मान लिया, तो मैं इस साइड में जाऊं, इस साइड में जाऊं या फिर इस साइड में जाऊं, चारों तरफ मुझे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। यानी कि जो अपना एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल जो है वो क्या होगा, जीरेड होगा। अब बात करते हैं पी की, तो पी के अंदर देखिए या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अब मैं अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो मुझे नेगेटिव चार्ज मिलता है, बट ऊपर की तरफ जाता हूं पॉजिटिव चार्ज मिलता है। यानी कि ये यहां से सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो गया, बट इसके अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये अनजीरेड होगा। तो पी जो है अपना वो अनजीरेड होगा। इसी प्रकार अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं तो डी ऑर्बिटल के अंदर देखिए, डी ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, यहां से पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। ये अपना जो है वो सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो गया। इस साइड में जाने पे नेगेटिव, इस साइड में जाने पे भी नेगेटिव, और इस साइड में जाने पे पॉजिटिव, इस साइड में जाने पे पॉजिटिव। यानी कि अगर मैं बैकवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो मुझे सेम चार्ज मिल रहा है। तो यहाँ से इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, और अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन किसी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है तो वो जीरेड होगा। तो अपना जो डी है वो जीरेड होगा, डी है वो जीरेड होगा। अब आप लोग इसे इजीली याद कर सकते हो, यानी कि अल्टरनेट क्रम में चलते हैं। जैसे एस पी डी एफ हो गया ऑर्बिटल, तो एस जो जीरेड, पी अनजीरेड, डी जीरेड, एफ फिर से क्या हो जाएगा, अनजीरेड। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको इजीली याद कर सकते हो। आपको लोगों को ये रटने की जरूरत नहीं है, पर पता होना चाहिए कि जीरेड क्या होता है और अनजीरेड क्या होता है। ये तो बात हो गई एस पी डी एफ ऑर्बिटल के अंदर। अगर मैं बात करूं सिग्मा पाई बॉन्ड के अंदर कौन से जो एंटी बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग है उसमें जीरेड और अनजीरेड कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो वो जानते हैं। देखिए जैसे बात करते हैं पाई बॉन्ड की, अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें हम कैसे कर पाएंगे। यहां से देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हो रहा है, सेम चार्ज है, अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन मान लूं तो इस साइड में तो पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड में नेगेटिव है, इस साइड में नेगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ इन्वर्जन है वो अब्सेंट है। तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन अब्सेंट होने पर यानी कि जो सिग्मा बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, वो अनजीरेड होगा। बट अगर बात कर लूं मैं यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग की, तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन तो नहीं होगा। बट यहाँ से अगर मैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन मान लूं तो सेम डायरेक्शन पे जाने पर सेम चार्ज मिल रहे हैं, यानी कि ये जीरेड होगा। इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन जो है वो प्रेजेंट है। तो जो अपना पाई स्टार यानी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो जीरेड होता है। तो अब देखते हैं जो अपने सिमेट्री सिलेक्शन रूल है उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिशन कौन से अलाउ होंगे, कौन से जो है फॉरबिडन होंगे। अगर जीरेड से अनजीरेड और अनजीरेड से जीरेड, अगर ये दो ट्रांजिशन हो रहे हैं तो ये सिमेट्री अलाउड होंगी, सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन होंगे। और अगर जीरेड टू जीरेड यानी सेम सेम होंगे, अनजीरेड टू अनजीरेड, तो ये जो है सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे। तो इस प्रकार से जो अपना स्प्लिट सिलेक्शन रूल है और सिमेट्री सिलेक्शन रूल है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजिशन को अलाउ और फॉरबिडन के अंदर डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं हमने जो ट्रांजिशन लिए थे तो उसमें कौन से सिमेट्री अलाउड होंगी, कौन से नहीं होंगी, वो चेक करते हैं।
यहां से सिग्मा पाई, ये नॉन बॉन्डिंग, ये पाई स्टार हो गया, इसके बाद में सिग्मा स्टार हो गया। अब यहां से सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो है वो एक ट्रांजिशन हो सकता है, यानी कि जो पहला ट्रांजिशन है वो अपना सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो सकता है। दूसरा जो है वो पाई टू पाई स्टार हो सकता है। उसके बाद में नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार हो सकता है। फोर्थ जो है वो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार हो सकता है। अब उसके बाद में एक और पॉसिबिलिटी बनती है, यहां से जो सिग्मा है वो सिग्मा से पाई स्टार, और एक और जो है वो पाई टू सिग्मा स्टार। ये वाले जो ट्रांजिशन हैं, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है अगर इनको हम वेव्स दें या एनर्जी दें तो यहाँ से इसमें भी ट्रांजिशन कर पाते हैं। तो पॉसिबिलिटीज तो 6 बनती हैं, पर हमें पता है जो सारे ट्रांजिशन हैं ये अलाउ नहीं होते। तो अपने जो 2 सिलेक्शन रूल अभी डिस्कस किए हैं, स्पिन सिलेक्शन रूल और जो सिमेट्री सिलेक्शन रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम इनमें से डिवाइड कर पाते हैं कि कौन से जो है सिमेट्री अलाउड होंगे और कौन से सिमेट्री फॉरबिडन होंगे। जैसे हमने अभी लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो सिग्मा है वो जीरेड होता है, जो पाई है वो अनजीरेड होता है, और फिर पाई स्टार जो है वो जीरेड होता है और ये वाला एनजीरेड होता है, यानी कि ये भी जो है अल्टरनेट क्रम में चलते हैं। तो अपना जो सिमेट्री सिलेक्शन रूल है वो क्या कहता है, अगर जीरेड टू अनजीरेड या फिर अनजीरेड टू जीरेड जो है वो ही सिमेट्री सिलेक्शन सिमेट्री अलाउड जो है वो ट्रांजिशन होंगे। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा की जीरेड और सिग्मा स्टार की अनजीरेड, यानी कि ये भी सिमेट्री अलाउड होगा। जो दूसरा है पाई टू पाई स्टार, तो ये भी जो है सिमेट्री अलाउड होगा। अब नॉन बॉन्डिंग, इसकी कोई सिमेट्री नहीं है। अब यहाँ से सिग्मा स्टार इसकी अनजीरेड है, यानी कि ये भी सिमेट्री अलाउड होगा और ये वाला भी सिमेट्री अलाउड होगा। बट सिग्मा की जो सिमेट्री है, सिग्मा बॉन्डिंग की, वो जीरेड है, और जो पाई स्टार है उसकी भी जीरेड है। और जीरेड टू जीरेड या फिर अनजीरेड टू अनजीरेड, जैसे ये वाला अनजीरेड हो गया, ये वाला भी अनजीरेड हो गया, तो ये वाले जो 2 ट्रांजिशन है वो सिमेट्री फॉरबिडन है। तो हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर केवल ये 4 प्रकार के जो ट्रांजिशन है वो स्टडी करते हैं, यानी कि ये 2 हैं जो सिमेट्री फॉरबिडन होंगी। अभी यहां से देखिए ये वाले जो है वो 4 ट्रांजिशन हो गए। अगर बात करूं मैं इनकी एनर्जी ऑर्डर की बात करूं तो यहां से देखिए जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है इसके अंदर आप लोगों को सबसे ज्यादा गैप नजर आ रहा होगा। तो इसमें जो सिग्मा स्टार में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हें हम सिग्मा स्टार में भेजने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी। फिर उसके बाद में जो नॉन बॉन्डिंग जो सिग्मा स्टार है एंटी बॉन्डिंग, उसमें ज्यादा है, उसके बाद में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद में कौन सा होगा, जो पाई टू पाई स्टार है वो होगा पाई टू पाई स्टार। और जब सबसे लास्ट में है जिसमें बिल्कुल भी कम एनर्जी की जरूरत होती है और ट्रांजिशन आसानी से हो पाता है, वो होगा एन टू पाई स्टार। अब यहां से देखिए जो सिग्मा है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है और सिग्मा स्टार सबसे ज्यादा होती है, यानी इनके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होता है। तो इसकी तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और जो पाई स्टार है उसकी एनर्जी जो है वो कम होती है, तो एन से पाई स्टार जो है इसकी एनर्जी भी हमें पता है कि सबसे कम होगी। पर जो कंफ्यूजन है वो होता है इन दोनों में कि इन दोनों में कैसे होगा। तो बस याद रख लेना सिंपल सा कि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में एनर्जी जो है वो सिग्मा स्टार, बस ये 2 याद रखना कि इनकी एनर्जी है वो ज्यादा होगी, बाद में जो पाई स्टार और पाई स्टार है उनकी एनर्जी होगी। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक के माध्यम से इसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रा होता है वो एक क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पे अगर इस वाली गैप की वैल्यू जो है एनर्जी जो है सपोज मैंने मान ली कि 5 है, तो जब इसे 5 यूनिट है, जैसे किलो कैलोरी मान ली, तो अगर या इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान ली, कुछ भी मान ली, अगर 5 यूनिट जब एन में अगर नॉन बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे हम 5 यूनिट एनर्जी देंगे, तभी ये सिग्मा स्टार में मूव करेगा। अगर मैं 6 देता हूं तो कोई भी स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं होता है, 7 में भी कोई नहीं होगा। अगर यहाँ से इसकी वैल्यू अगर 10 है सिग्मा स्टार की, तो अगर 10 दूंगा तभी कोई मुझे स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, अदरवाइज 7, 8, 9 इनके इंटरमीडिएट इन बिटवीन जो स्पेक्ट्रा है वो कोई भी प्राप्त नहीं होगा। यानी कि ये क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रा होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इस प्रकार से जो चार ट्रांजिशंस हैं अलाउ होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, और इसी के अकॉर्डिंग हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो चलिए हम इनको ब्रीफली डिस्क्राइब करो। सबसे पहले बात करते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की। तो ये ट्रांजिशन जो है वो कौन से कंपाउंड्स के अंदर होंगे? ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर होंगे, देखने को मिलेंगे। और ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो केवल सिग्मा बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व होंगे, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, उनमें हमें ये ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे यहाँ पे मीथेन है मेरे पास, तो इसमें जो है सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें जो ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा। और हमें पता है जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है उसे हमें कराने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी जो है हाईएस्ट एनर्जी चाहिए इसे करवाने के लिए। एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट हमें सबसे ज्यादा होगी। साथ ही ऐसे जो अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, यानी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए एनर्जी ज्यादा है, तो वेवलेंथ है वो ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि इक्वल्स टू एस न्यू, और न्यू इक्वल्स टू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा। तो यहां से यानी कि एनर्जी और जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, बट जो वेवलेंथ है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि आप ये फॉर्मूला जो है वो याद रखिए, पूरी जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर काम में आने वाला है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ होता है। तो अगर किसी ट्रांजिशन के अंदर हमें एनर्जी अगर सबसे ज्यादा देनी पड़ रही है तो हमें जो वेवलेंथ है वो कम प्राप्त होगी, और इसके अंदर जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा चाहिए तो वेवलेंथ ऑब्वियसली कम होगी। यानी कि ये फार जो रीजन होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसमें ये ट्रांजिशन देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो होता ही नहीं है, ये जो है वैक्यूम के अंदर होता है। वैक्यूम के अंदर होता है, यानी कि जहां पे एयर नहीं पाई जाती है वहां पे ये ट्रांजिशन होते हैं, क्योंकि एयर के अंदर हमारे पास में O2 होती है, तो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर्स भी होते हैं, पाई बॉन्ड भी होते हैं, यानी कि जो अंदर ट्रांजिशन है वो भी देखने को मिलती है। इसलिए जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो वैक्यूम के अंदर करवाया जाता है। और इस ट्रांजिशन में जैसे मेरे पास ये मेथेन है तो ये 125 नैनोमीटर पे स्पेक्ट्रम देता है। इसी प्रकार मैं बात करूं एथेन की तो ये 135 नैनोमीटर जो है इस पे ट्रांजिशन शो करता है। इसके अंदर जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए जो इसकी वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। अब नेक्स्ट ट्रांजिशन की बात करें तो देखिए जो नेक्स्ट स्टेप ना वो है एन टू सिग्मा स्टार, यानी कि नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार के अंदर ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऐसा जो ट्रांजिशन है वो कौन से कंपाउंड के अंदर देखने को मिलेगा? जो सैचुरेटेड होंगे बट उनके अंदर कोई एक हेटेरोएटम प्रेजेंट होगा। जैसे मेरे पास होगा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जो है वो इस प्रकार के ट्रांजिशन शो करते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड, यहाँ पे मेरे पास कोई ये मेथिल क्लोराइड है, तो ये जो मेथिल क्लोराइड है इसके पास में लोन पेयर्स हैं, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बच गए, शेष जो रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिंगल बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें एन टू सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में एनर्जी गैप है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार एनर्जी गैप से कम होगा, और जो वेवलेंथ है वो थोड़ी ज्यादा होगी। अगर एनर्जी कम है तो वेवलेंथ जो है ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब मैं बात करूं अगर मेरे पास दो, यहां से मेरे पास दो एल्किल हैलाइड है, एक है मेथिल क्लोराइड एक है मेथिल आयोडाइड, तो इन दोनों के अंदर अगर हमें वेवलेंथ या एनर्जी गैप है वो अलग डिवाइड करना हो, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना हो, तो कैसे करेंगे? कौन से वाले की जो है वेवलेंथ ज्यादा होगी, कौन से वाले की कम है? जैसे अगर बात करूं मैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, यहाँ पे तो मेथिल ग्रुप सेम है बट यहाँ पे क्लोरो और आयोडो ग्रुप है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आयोडीन से ज्यादा होती है, यानी कि
इसके पास में जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर है वो टाइटली बॉन्डेड होंगे। तो जो हमारे पास ट्रांजिशन होगा एन टू सिग्मा स्टार, उसके लिए हमें एनर्जी जो है वो ज्यादा देनी होगी। अब एनर्जी ज्यादा देनी होगी, इसमें एनर्जी कम देनी होगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इसमें एनर्जी ज्यादा होगी। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? मेथिल क्लोराइड की। और अभी बताया मैंने कि अगर एनर्जी ज्यादा है तो जो वेवलेंथ है वो ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये तो बात हो गई जब एनर्जी की। तो अगर इन दोनों में वेवलेंथ की बात करूं मैं, तो वेवलेंथ जो है इनका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि मेथिल आयोडाइड की वेवलेंथ जो है वो मेथिल क्लोराइड से ज्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से हम एल्किल हैलाइड के अंदर भी डिफरेंस कर पाते हैं कि कौन से वाले की जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी, कौन से वाले की कम होगी। और जो एन टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए भी सेंसिटिव है। जैसे कैसे बात करते हैं, मेरे पास कोई एल्कोहल है, जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई एल्कोहल है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर्स है यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व है। तो अगर मेरे पास अगर कोई भी सॉल्यूशन है एल्कोहल का, अगर चाहे वो एक इक्विवेलेंट हो, तो उसके अंदर अवोगाद्रो संख्या के बराबर मोल्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो अब इसमें अगर ये मेरे पास एक इक्विवेलेंट भी होगा तो इसके अंदर बहुत सारे एल्कोहल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो यहां से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अभी यहाँ पे अगर मेरे पास कोई दूसरा ये, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिमूव करने के लिए हमें अलग से एनर्जी देनी होगी। और यहाँ पे मैंने बात करी जैसे इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें तो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, पर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम ब्रेक करेंगे तो अलग से एनर्जी देनी होगी, यानी कि एनर्जी जो है इसकी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। अब एनर्जी ज्यादा जिसकी होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, यानी कि अगर इन दोनों में हम वेवलेंथ का कंपैरिजन करें तो एल्कोहल की जो वेवलेंथ है वो कम होगी किसकी तुलना में? जो मेथिल आयोडाइड है उसकी तुलना में। तो यानी कि जो ये एन टू सिग्मा स्टार है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए भी सेंसिटिव होता है। इस प्रकार से, और जो एनर्जी गैप है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार से इसमें कम रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। अब बात करते हैं जो अपना थर्ड ट्रांजिशन है उसकी, पाई टू पाई स्टार। तो ये वाला जो ट्रांजिशन है वो हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिलता है, जैसे अनसैचुरेटेड एल्कीन्स हो गई, एल्काइंस हो गई, तो या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। इनके अंदर हमें ये वाला जो ट्रांजिशन है वो देखने को मिलता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और इसमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो प्रीवियस दोनों ट्रांजिशन जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है उनसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी तो वेवलेंथ उससे भी ज्यादा होगी, यानी कि ये जो है वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सेकंड नंबर पे ट्रांजिशन होता है। इसमें वेवलेंथ जो है वो मिडल से लेके नियर की तरफ आती जाती है, और 300 से 350 नैनोमीटर के आसपास इसमें जो ट्रांजिशन होते हैं इस वाले रीजन के अंदर लाई करते हैं जो ट्रांजिशन होंगे। अब बात करते हैं जो अपना लास्ट बच गया है वो है एन टू सिग्मा स्टार। एन टू सिग्मा स्टार, इसके अंदर हमें लीस्ट एनर्जी की जरूरत होगी, सबसे कम एनर्जी की जरूरत होगी। अभी तक जितने भी हमने ट्रांजिशन स्टडी किए हैं उनमें सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो ट्रांजिशन है कौन से कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिलेगा? जो अनसैचुरेटेड होंगे बट उनके अंदर कोई हेटेरोटॉप प्रेजेंट होगा, जैसे हमारे पास कोई भी कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल्स कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, जिनमें अनसैचुरेशन के साथ साथ हेटेरोटॉम जिनमें लोन पेयर जो है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होते हैं, उनमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलता है। अब जब एनर्जी है वो सबसे कम, अगर एनर्जी है वो हमें लिस्ट चाहिए, सबसे कम चाहिए, तो जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होगी इस वाले ट्रांजिशन के अंदर।
जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से जो अपने 4 ट्रांजिशन है उनका हमने एनर्जी के अंदर और वेवलेंथ के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लिया है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार, और अगर एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वेवलेंथ सबसे कम चाहिए। तो इस वाले ट्रांजिशन के अंदर हमें वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, यानी कि इस वाले ट्रांजिशन में जो भी कंपाउंड्स आते हैं वो नियर रीजन 400 नैनोमीटर के आसपास में जो है वो स्पेक्ट्रम शो करते हैं। तो इस प्रकार से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर जब ट्रांजिशन होते हैं तो स्पेक्ट्रम प्राप्त। अब बात करते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर होता क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल जब विजिबल और यूवी रीजन से लाइट का अब्जॉर्प्शन करता है, रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन करता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट, जिसे हम एक्साइटेड एनर्जी स्टेट कहते हैं, उसके अंदर प्रमोट होते हैं और हमें ट्रांजिशंस जो है वो मिलते हैं। यानी कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर विजिबल और यूवी रीजन के अंदर रेडिएशंस अब्जॉर्ब करने के बाद में। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ग्राउंड स्टेट के अंदर जो जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। ग्राउंड स्टेट में अगर हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर्ड होंगे। अगर रेडिएशंस का लाइट का अब्जॉर्प्शन करने के बाद में ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर कोई प्रमोशन हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का, और उसमें अगर वो पेयर्ड है, अगर एक्साइटेड स्टेट में पेयर्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स, तो वो सिंगलेट स्टेट होगी उसकी। ऑन द अदर हैंड अगर हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पैरेलल होंगे, यानी कि एक जैसे कोई ऑर्बिटल है, इसमें ये वाला अगर ये पैरेलल है तो ट्रिपलेट स्टेट प्राप्त होगी हमें। दोनों अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो सिंगलेट होगी, अदरवाइज पैरेलल है एक दूसरे के तो हमारे पास में जो ट्रिपलेट स्टेट है वो हमें प्राप्त होगी। और ग्राउंड स्टेट से अगर हमारे पास में ग्राउंड जो सिंगलेट स्टेट है, स्पेशली जो ग्राउंड स्टेट है वो सिंगलेट स्टेट होती है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं अभी बताया सारे पेयर्ड होते हैं। तो सिंगलेट स्टेट से अगर एक्साइटेड यानी हायर स्टेट के एनर्जी स्टेट के अंदर मूव कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन शो कर रहा है, तो वो सिंगलेट स्टेट से लोअर होगी जो ट्रिपलेट स्टेट होगी। क्यों होगी? क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पेस के अंदर अपार्ट होते हैं ईच अदर, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा वो मिनिमाइज्ड हो जाता है। तो जो ट्रिपलेट स्टेट है वो सिंगलेट स्टेट से लोअर होती है। अब अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो अगर ये ग्राउंड स्टेट सिंगलेट है तो एक्साइटेड स्टेट है उसमें भी सिंगलेट ही होगी, अदरवाइज वो ट्रांजिशन जो है वो अलाउ नहीं होंगे, वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। अगर एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट सिंगलेट है और एक्साइटेड स्टेट हमें ट्रिपलेट प्राप्त हो रही है तो वो ट्रांजिशन सिमेट्री फॉरबिडन होंगी। अगर हायर एनर्जी स्टेट के अंदर एक्साइटेड एनर्जी स्टेट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल जो है वो ट्रिपलेट के अंदर है तो वो लाइट का इमिशन करके ग्राउंड स्टेट में सिंगलेट के अंदर भी आ सकता है, बट उसे लाइट का और एनर्जी का अब इमिशन करना होगा। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में अगर कोई जाता है तो उसे जो एक्साइटेड स्टेट है या हायर एनर्जी स्टेट है उसे हम एंटी बॉन्डिंग के रूप में शो करते हैं, यानी कि उसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो इस प्रकार से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल यूवी और विजिबल रीजन से
रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन करके ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के अंदर मूव करता है, यानी कि होमो टू ल्यूमो। होमो टू ल्यूमो इसके अंदर ट्रांजिशन होता है। हाईएस्ट मोलिकुलर ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसकी जो एनर्जी है वो कम होती है, इसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है। तो होमो टू ल्यूमो जो है ट्रांजिशन होते हैं और उसी प्रकार उसी के द्वारा उसी के बेसिस पे हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। उन्हीं के स्पेक्ट्रम से हम किसी भी मॉलिक्यूल जो है उसकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस या अदर जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पता लगाते हैं। और ग्राउंड स्टेट से हाईएस्ट एनर्जी स्टेट के अंदर जाते हैं तो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन से जो है ट्रांजिशन जो अलाउ होंगे और कौन से फॉरबिडन होंगे।